डिप्लोमेसी में कोई भी परमानेंट दुश्मन या परमानेंट दोस्त नहीं होता। टर्की ने यही दिखाया। कुछ समय पहले तक टर्की स्वीडन की नेटो में मेंबरशिप को ब्लॉक कर रहा था और कह रहा था कि स्वीडन जो है नेटो का मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन अब अचानक से अपनी कुछ जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन के चलते रिसेंटली टर्की के पार्लियामेंट ने एक प्रस्ताव पास करा है जिसमें बोला गया कि स्वीडन को हम नेटो में आने देंगे और स्वीडन नेटो का मेंबर बन सकता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ सवाल खड़े होते हैं कि सबसे पहले नेटो क्या है, और ये जो एक्सपेंशन ऑफ नेटो की बात हो रही है, स्वीडन को नेटो में ऐड करने की बात हो रही है, ये एग्जैक्टली क्या मसला है। पहले टर्की स्वीडन की मेंबरशिप को क्यों अपोज कर रहा था और अभी अचानक से ये हृदय परिवर्तन क्यों हुआ। इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिनारियो में यूएस ने क्या राजनीति खेली और रशिया और टर्की के रिलेशंस इससे किस प्रकार से इंपैक्ट होंगे। हंगरी नाम का एक देश है, यूरोप में छोटा सा देश है, उसका भी यहाँ पे एक जियोपॉलिटिकल रोल है, वो क्या है वो समझेंगे। और इस पूरी राजनीति का, इस पूरे शतरंज का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो समझेंगे। और यूपीएससी इस मैटर को कैसे देखता है लास्ट में पीवाईक्यूज दिखाऊंगा आपको, पर्टिकुलरली मेंस हो जाता है इसका एक क्वेश्चन नेटो के ऊपर बेस्ड। तो एंड तक पूरा वीडियो देखेंगे, उसमें आपको आंसर राइटिंग के भी पॉइंट्स पता चलेंगे। तो सबसे पहले नेटो जो है बेसिकली वो एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है। जब कोल्ड वॉर शुरू हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जिसमें यूएस और यूएसएसआर एक दूसरे के खिलाफ थे, तो यूएस ने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा ग्रुप बनाता हूं जो देश मेरे साथ रहेंगे और कभी भी अगर मेरी यूएसएसआर से या उसके दूसरे एलाइज से मेरी लड़ाई होती है तो इन सबको मैं बुला लूंगा, जैसे स्कूल में करते थे, अभी रुक लड़के बुलाता हूं लड़ाई हो रही है, तो बिल्कुल ये वही जो स्कूल के लड़के करते थे, ये वैसे ही एक ग्रुप है नेटो। ये बनाया गया था 1949 में कोल्ड वॉर के समय पे। एज ऑफ टुडे 25 जनवरी को ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें 31 मेंबर्स हैं। तो आपको ये ट्रैक रखना है कि आने वाले समय में अगर कोई मेंबर छोड़ता है या ऐड होता है तो अकॉर्डिंगली नंबर जो है वो अपडेट करना होगा। ठीक है, अब ये जो नेटो है इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो है आर्टिकल 5 ऑफ वॉशिंगटन ट्रीटी। बेसिकली 1949 में वॉशिंगटन ट्रीटी साइन किया गया था जिसके बाद नेटो की स्थापना हुई थी। उसका आर्टिकल 5 ये बोलता है कि नेटो जो है वो एक कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी है। कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी मतलब सूरज बच जाते हैं कि हम साथ साथ हैं, कि अगर किसी एक को प्रॉब्लम आई है तो पूरा परिवार साथ खड़ा होगा। अगर सलमान खान को कोई प्रॉब्लम आ गई उसमें तो मोनीश बल और सैफ अली खान भी उधर पहुंचेंगे। मतलब कि अगर एक देश के ऊपर कोई अटैक हो रहा है तो 31 के 31 मेंबर्स जो हैं अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट उस देश को प्रोवाइड करेंगे। इसे कहते हैं कलेक्टिव डिफेंस। पहली बार ये जो आर्टिकल 5 है इसको 9/11 के अटैक्स के बाद इस्तेमाल किया गया था। तो आप सोचिए कि इस ग्रुप का प्रैक्टिकल यूज जो है जमीन पे ऑन ग्राउंड बहुत ज्यादा हुआ नहीं है। 1949 में बना था और उसके बाद 2001 में 9/11 के अटैक्स में इसका पहली बार यूज हुआ। मतलब पूरा कोल्ड वॉर निकल गया 1991 तक, लेकिन इस ग्रुप का प्रैक्टिकली कभी यूज नहीं हुआ। ये सिर्फ एक दूसरे को डराने धमकाने के लिए बनाया था कि देख अगर तू मेरे ऊपर अटैक करेगा तो मैं पीछे से लड़के बुला लूंगा, उस तरीके से। कलेक्टिव डिफेंस के अलावा यहां पे एक और प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं कलेक्टिव विल, सबकी मर्जी। मतलब कि यूजुअली आपने देखा होगा कि हमारी लोकसभा और राज्यसभा में ये होता है कि अगर आपको कोई बिल पास करवाना है तो उसमें अगर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ने अपना वोट दे दिया तो वो बिल पास हो जाता है। लेकिन कलेक्टिव विल का मतलब होता है कि ये जो 31 मेंबर्स हैं अगर इन्हें कोई डिसीजन लेना है तो सबके सब मेंबर्स को मिलकर लेना होगा। अगर एक मेंबर ने भी ना बोल दी तो वो डिसीजन को आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तभी ये 31 मेंबर्स की बॉडी में सिर्फ ऐसे दो देश थे जो स्वीडन की एंट्री को नेटो में मना कर रहे थे, एक टर्की और एक हंगरी। आप सोचिए कि 29 देश कह रहे हैं ले आओ स्वीडन को अंदर, टर्की और हंगरी मना कर रहे हैं। तो उस वजह से स्वीडन की एंट्री नेटो में नहीं हो पा रही थी क्योंकि ये पूरा ग्रुप कलेक्टिव विल के ऊपर बेस्ड है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि ये जो नेटो के एक्सपेंशन की बात हो रही है इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है। आप ये समझिए कि ये जो नेटो नाम का ग्रुप है इसका जो सबसे बड़ा देश है वो है अमेरिका। इसमें सबसे ज्यादा फंडिंग, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा हथियार जो कंट्रीब्यूट करता है वो यूएस कंट्रीब्यूट करता है। और आपको ये बात पता है कि यूएस और रशिया की कभी नहीं बनती आपस में। ऐसे में यूएस ये चाहता है कि रशिया के बॉर्डर के पास यूएस के ज्यादा से ज्यादा हथियार, मिसाइल, सबमेरीन्स, शिप्स, हॉविट्जर गन्स ये सब खड़े हों, जिससे कि अगर कल को रशिया के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो इमीडिएट में यूएस जो है वो रशिया पर अटैक कर पाए। आप ये समझिए कि यूएस और रशिया का जो बॉर्डर है एक्चुअल में यहां से तो थोड़ा पास है, लेकिन इस वाली तरफ से अगर हम देखें तो काफी दूर पड़ता है। तो यूएस ने सोचा कि क्यों ना हम रशिया के इस बॉर्डर पे, ये देखिए ये पूरा रशिया, कोला पेनिनसुला और इधर ये पूरा रशिया है, कि रशिया के इतनी लंबी बाउंड्री है, अगर यहाँ पे इधर कहीं पास में मेरी गन्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मेरी सबमरीन्स तैनात हो जाएं
तो रशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बना रहेगा और रशिया हमेशा एक खौफ में रहेगा कि अगर मैंने कुछ कर दिया तो यूएस मेरे ऊपर 1 सेकंड में अटैक कर देगा। तो ऐसे में रशिया जो है वो एक्सपेंशन ऑफ नेटो के खिलाफ है, क्योंकि ऑब्वियसली रशिया नहीं चाहेगा कि उसके दुश्मन के हथियार उसके बाउंड्री के पास हों। ऐसे में रशिया के ऊपर एक सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा होता है। तो आप ये समझ गए हो कि आसान भाषा में अमेरिका चाहता है कि नेटो का ग्रुप बड़े से बड़ा होना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा देश जो हैं अमेरिका की छत्रछाया में आए, उसकी लीडरशिप में आए और अमेरिका उन देशों में अपने हथियार तैनात कर सके रशिया को दबाने के लिए। रशिया नहीं चाहता कि नेटो का एक्सपेंशन हो, क्योंकि ये एक तरीके से 1949 में यूएसएसआर के खिलाफ बनाया गया था और मतलब कि रशिया के खिलाफ ही बनाया गया था। और ऐसे में रशिया चाहता है कि ये ग्रुप टूट जाए, खराब हो जाए, इसमें किसी की दोस्ती आपस में ना हो। तो दोनों के कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं। इस पूरी जियोपॉलिटिक्स में स्वीडन एक ऐसा देश था जिसने हमेशा न्यूट्रलिटी फॉलो करी थी। मतलब कि इसने कोल्ड वॉर के समय पे ये बोला था कि ना तो मैं यूएस की साइड हूं और ना ही मैं रशिया की साइड हूं, मैं दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस बना के चलूंगा। फिर रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। ये रहा यूक्रेन, ये रहा रशिया। अब आप देखिए, ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है, राइट। अब स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही न्यूट्रल देश थे। इन दोनों ने बोला कि हमारे को ये बड़े देशों की जियोपॉलिटिक्स में नहीं पड़ना। अगर यूएस और रशिया आपस में लड़ रहे हैं तो उसमें हमारा कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं है। स्वीडन और फिनलैंड 1949 से लेकर 2023 तक बहुत ज्यादा न्यूट्रल थे। लेकिन फिर जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करा, स्वीडन और फिनलैंड को लगा कि कल को रशिया तो हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है, एकदम बगल में है, हमारा पूरा बॉर्डर जो है वो रशिया के साथ है। तो स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो ज्वाइन करने का डिसाइड करा कि अगर कल को रशिया इनके ऊपर अटैक करता है तो आर्टिकल 5 इन्वोक करके कलेक्टिव डिफेंस के अंडर हम नेटो के मेंबर्स को बुलाएंगे और अपने आप को सेफगार्ड कर लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि स्वीडन और फिनलैंड जो है उनके पास रशिया जितनी मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है। तो ऐसे में फिनलैंड की जब मेंबरशिप नेटो में पहुंची तो 30 के 30 देशों ने बोला कि ठीक है, हम फिनलैंड को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिनलैंड जो है वो 31st मेंबर की तरह नेटो में ऐड हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन अभी रिसेंटली जब स्वीडन ने बोला कि मैं ऐड होना चाहता हूं, तो उस टाइम पे टर्की और हंगरी ने स्वीडन की मेंबरशिप को ब्लॉक कर दिया। अब ऐसे में आप खुद सोचिए कि यूएस ऑब्वियसली ये चाहेगा कि स्वीडन जो है वो नेटो का पार्ट बने, क्योंकि स्वीडन देखिए यहां पे है। अब अगर इधर पानी में यूएस के शिप्स, बोट, सबमरीन्स आएंगे तो एकदम रशिया के दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे और रशिया के दरवाजे पे मतलब कि रशिया के ऊपर दबाव बनेगा। तो जियोपॉलिटिकल एंगल से यूएस बिल्कुल चाहता है कि स्वीडन जो है वो नेटो का पार्ट बने। क्वेश्चन ये उठता है कि नेटो का एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, फिनलैंड को ले लिया, ठीक है, टर्की को स्वीडन से ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो उसने उसकी मेंबरशिप नेटो में ब्लॉक कर दी? इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले टर्की में एक एथनिक ग्रुप है जिसे हम कहते हैं कर्ड्स। ये जो कर्ड्स हैं इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है पीकेके के नाम से। ये पीकेके एक वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन है और अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने और टर्की ने इस पीकेके नाम की ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करा हुआ है। मतलब कि यूरोप के सारे देश मानते हैं कि ये आतंकवादी संगठन है। लेकिन स्वीडन ने यह बोला कि हम ह्यूमन राइट्स की बहुत ज्यादा कदर करते हैं और इसलिए हम पीकेके के रेफ्यूजीज को जो टर्की से भाग के आ रहे हैं उनको अपने यहाँ शेल्टर दे देंगे। स्वीडन ने टर्की से आए हुए पीकेके के लोग जिन्होंने टर्की में बॉम्ब ब्लास्ट अटैक्स करे थे उनको अपने यहाँ शेल्टर देनी शुरू करी। टर्की ने बोला ये तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है और इसलिए उसने स्वीडन की मेंबरशिप को ब्लॉक करा। साथ में टर्की के जो राष्ट्रपति हैं अर्डोगान, वो बेसिकली टर्की को एक इस्लामिक नेशन में स्टैब्लिश करना चाहते हैं। आपको पता है कि पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो ओटोमन एम्पायर और इंस्टीट्यूशन ऑफ खलीफा हुआ करता था वो इधर टर्की में ही था। उसके बाद फिर सारा सिस्टम चेंज हुआ, ब्रिटिश ने जब अटैक करा और वो सारी चीजें हुई। लेकिन टर्की जो है वो ये कहता है कि वर्ल्ड वॉर वन से पहले का जो स्टेटस था मेरे को वो रीअटेन करना है और मेरे को प्राइमरली एक इस्लामिक कंट्री बनना है। तो आज की तारीख में टर्की का जो झुकाव है वो इस्लाम की तरफ काफी ज्यादा है। इसी बीच स्वीडन में कुछ मुस्लिम रेफ्यूजीज ने प्रोटेस्ट करने शुरू करे और उनके खिलाफ वहां की लोकल पॉपुलेशन ने भी प्रोटेस्ट करा। मुस्लिम्स रेफ्यूजीज की और लोकल पॉपुलेशन की स्वीडन में जो है आपस में कन्फ्लिक्ट हुआ और उन लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट को दिखाते हुए कुरान जलानी शुरू करी। पूरी दुनिया ने स्वीडन को बोला कि आप किसी को कुरान कैसे जलाने दे सकते हैं, तो रिलीजियस टेक्स्ट है। तो स्वीडन ने बोला कि ये हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर कवर होता है और हम किसी को कुरान जलाने से नहीं रोकेंगे। अब टर्की तो इस्लाम को सपोर्ट करता है बहुत ज्यादा, तो टर्की ने कहा इस बात ने मेरे रिलीजियस सेंटीमेंट बहुत ज्यादा हर्ट करे हैं, मैं आप स्वीडन से तो बिल्कुल बात नहीं करूंगा, नेटो में तो इसे बिल्कुल नहीं आने दूंगा। तो ये दो मेजर फैक्टर्स थे जिसकी वजह से
टर्की ने स्वीडन की मेंबरशिप को ब्लॉक करा और अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए नेटो में स्वीडन को नहीं आने दिया। अब यहाँ पे टर्की ने क्या करा, उसने डबल गेम खेला। टर्की ने इस समय पे रशिया को फोन मिलाया और रशिया को ये बोला कि सुनो, मेरे को S-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम दे दो। रशिया ने बोला तुम तो यूएस का दोस्त हो, मैं तुम्हें क्यों दूं। टर्की ने रशिया को ये बोला कि मैं यूएस का दोस्त नहीं हूं, मैं आपका दोस्त हूं। पुतिन ने बोला प्रूफ करो कैसे। टर्की ने बोला कि आप चाहते हो कि नेटो का एक्सपेंशन ना हो। पुतिन ने बोला हाँ, नहीं होना चाहिए। टर्की ने बोला कि देखो, मैंने स्वीडन की मेंबरशिप ब्लॉक कर दी है और अब नेटो का एक्सपेंशन नहीं होगा। पुतिन बड़ा खुश हुआ। ऐसे में इस वाक्य को दिखा के टर्की और रशिया की आज की तारीख में दोस्ती बहुत क्लोज हो गई है और इनका डिफेंस रिलेटेड ट्रेड जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो आप समझिए कि टर्की ने कैसे इस स्वीडन वाले पूरे मसले को दिखा के रशिया के साथ अपनी काफी क्लोज दोस्ती बना ली। अब सवाल उठता है कि रिसेंटली टर्की के पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पास हुआ जहां पे बोला गया कि स्वीडन को अब हम नेटो में आने देंगे। अभी तक तो टर्की को बहुत ज्यादा गुस्सा था स्वीडन से, अब अचानक से क्या हो गया। तो इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि स्वीडन ने यह बोला कि मैं आपको काम करके दिखाऊंगा आतंकवादियों के ऊपर, और अगर आपको लगे कि हाँ मैंने काम करा है तो आप मेरे को मेंबरशिप दे देना। स्वीडन ने कई सारे एंटी टेरर लॉज पास करे और उन्होंने पीकेके के आतंकवादियों को सपोर्ट करना बंद कर दिया। साथ में स्वीडन की कई सारी जो है फाइटर एयरक्राफ्ट की कंपनीज हैं जो काफी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट बनाती हैं, तो उन्होंने बोला टर्की को कि हम आपके साथ ये एडवांस एयरक्राफ्ट की डील भी कर लेंगे और आपको डिफेंस इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। साथ में एक और फैक्टर है कि टर्की का हमेशा से एक सपना रहा है कि उसे यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनना है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में कई सारे ऐसे देश हैं जो टर्की की मेंबरशिप नहीं चाहते। तो स्वीडन ने बोला कि अगर आप मेरे को नेटो की मेंबरशिप दिलवाते हो तो मैं आपको यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप दिलवाने में मदद कर सकता हूं। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए टर्की को लगा कि ये फायदे की डील हो सकती है, लेकिन यहाँ पे यूएस का भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है। क्या? दरअसल मैंने आपको बताया कि टर्की ने रशिया के साथ जो दोस्ती बढ़ाई वो इसलिए बढ़ाई कि उन्हें डिफेंस इक्विपमेंट्स चाहिए थे रशिया के। स्वीडन के साथ भी यही ऑफर हुआ कि स्वीडन अपने एडवांस हथियार जो हैं वो टर्की को देगा। बेसिकली टर्की पूरे मिडिल ईस्ट का एक बहुत बड़ा पावर बनना चाहता है और इस्लामिक पावर हाउस भी बनना चाहता है कि इस्लाम की जितनी भी रिलीजियस बातें हो रही हैं वो भी टर्की से शुरू हो और पूरे एरिया की सिक्योरिटी जो है वो भी टर्की देखे। तो ऐसे में टर्की की एयरफोर्स जो है वो कमजोर होती जा रही है और उसे यूएस से F-16 फाइटर जेट्स चाहिए। अब आप राजनीति समझिए। मैंने आपको बताया कि यूएस का फायदा है कि स्वीडन को मेंबरशिप मिलेगी अगर नेटो में, तो फिर यूएस के जो हथियार हैं वो रशिया के पास तैनात हो पाएंगे, लेकिन टर्की ने इस चीज को ब्लॉक कर रखा है। यूएस ने बोला कि जब तक आप स्वीडन की मेंबरशिप को हाँ नहीं बोल देते, हम आपको F-16 फाइटर जेट्स नहीं बेचेंगे। आप स्वीडन की मेंबरशिप के लिए हाँ बोल दो, हम तुरंत में ही अपने यूएस कांग्रेस से F-16 फाइटर जेट की डील का अप्रूवल ले लेंगे। तो ये सारे कारणों को देखते हुए यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप, स्वीडन से हथियार और यूएस से F-16 फाइटर जेट को देखते हुए टर्की को लगा कि ठीक है, मेरे को अपना गुस्सा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि स्वीडन को ऐड करने के लिए जितनी बार्गेनिंग मेरे को करनी थी वो मैंने अच्छे से कर लिया। तो हमने समझा कि टर्की का हृदय परिवर्तन जो एक्चुअल में हुआ वो एक डिप्लोमेटिक डील थी और टर्की को जो चाहिए था डिफेंस इक्विपमेंट यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के फॉर्म में, वो उसे मटीरियलाइज होता नजर आता है। ऐसे में टर्की और रशिया की जो दोस्ती आगे बढ़ रही थी और स्वीडन वाला एंगल दिखा के अर्डोगान ने पुतिन के साथ जो दोस्ती करी थी उसका क्या होगा वो आने वाले समय में हमारे को देखना है। लेकिन एक समय पर टर्की और रशिया की इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि पूरे ब्लैक सी एरिया में रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के समय पे ब्लैक सी ग्रेन डील साइन करवाने में टर्की का काफी बड़ा हाथ था। बेसिकली क्या हुआ, ये पूरा ब्लैक सी एरिया, यहां से काफी सारे दुनिया के ग्रेन्स जो होते हैं, जो अनाज होता है, उसके शिप्स निकलते हैं। तो अब इधर तो वॉर चल रही है, ये यूक्रेन है रशिया, इधर वॉर चल रही है, तो शिप्स निकल नहीं सकते अनाज के। टर्की ने रशिया और यूक्रेन से बात करते हुए बोला कि देखिए, मैं आप दोनों का दोस्त हूं, एक काम करते हैं, लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन दुनिया में जो हमारे को ग्रेन सप्लाई करना है उसके ऊपर हम अटैक नहीं करेंगे। इसे बोले जाता है ब्लैक सी ग्रेन डील। तो दुनिया ने उस टाइम पे अर्डोगान का लोहा माना और ये बात मानी कि अर्डोगान की वजह से ही ये डील साइन हुई है, क्योंकि टर्की और रशिया की दोस्ती काफी ज्यादा मजबूत हो गई थी। तो अब क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि इस पूरे मसले के बाद टर्की और रशिया की दोस्ती का क्या होगा। तो अभी तक हमने समझा कि टर्की का क्या जो है हृदय परिवर्तन हुआ स्वीडन के केस में और क्यों हुआ, उसके फैक्टर्स क्या हैं। ऐसे में हंगरी नाम का जो देश है उसका क्या रोल उठता है। बेसिकली हंगरी और स्वीडन का भी एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट है।
कुछ समय पहले स्वीडन ने ये बोल दिया था कि हंगरी में डेमोक्रेसी कम हो रही है और वहां पे जो रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेसी है, राइट्स ऑफ द पीपल हैं, वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं बचे हैं। हंगरी में डिक्टेटरशिप आ रही है धीरे धीरे। तो ऐसे में हंगरी को काफी बुरा लगा और उन्होंने बोला कि टर्की के साथ हम भी अब स्वीडन की मेंबरशिप को ब्लॉक करेंगे। अब टर्की मान गया। तो हंगरी को अब ये टैग नहीं चाहिए कि देखो आपकी वजह से स्वीडन की मेंबरशिप रुकी हुई है। यूजुअली क्या होता है, अभी आप क्लास में लास्ट में अकेले घुस रहे हो तो आपको डर लगेगा, लेकिन आपके साथ 3 दोस्त और हो तो आपको डर नहीं लगेगा। तो वही हो रहा है हंगरी के साथ। क्या कि पहले टर्की इसके साथ था, अब टर्की एकदम पलट गया है। तो ऐसे में हंगरी ने रिसेंटली जो है स्वीडन को ये बोला है कि हम आपकी मेंबरशिप को एक्सेप्ट करेंगे और बहुत जल्द स्वीडन जो है वो नेटो का हिस्सा बन जाएगा। सवाल उठता है कि ऐसे में भारत के ऊपर इस पूरी डील का क्या प्रभाव पड़ता है कि ये जो नेटो का एक्सपेंशन हो रहा है, पहले फिनलैंड आया 31st मेंबर की तरह और अब स्वीडन आ सकता है 32nd मेंबर की तरह। तो इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, इंडिया के ऊपर इसके दो प्रकार के इंपैक्ट पड़ेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहला इंपैक्ट ये पड़ेगा कि इस पूरे एरिया में, इंडो पैसिफिक एरिया में, आपको पता है कि चाइना की प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर नेटो मजबूत होगा तो इंडिया जो है नेटो के साथ डिफेंस कोऑपरेशन करके यहां पे चाइना को रोक सकता है। नेटो के देश जो हैं यहां पे चाइना को रोक सकते हैं। आप ये समझिए कि सपोज यहां पे यूएस और इंडिया के शिप्स जो हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। चाइना ने आके इनके ऊपर अटैक कर दिया। चाइना ने बोला कि ये गलत है, हटाओ इसे। अगर नेटो खत्म हो जाए तो चाइना से अकेले इंडिया और यूएस को ही लड़ना पड़ेगा कि हमारे शिप्स पे अटैक कैसे करा। लेकिन अगर नेटो मजबूत होगा तो चाइना कभी भी इनके ऊपर अटैक नहीं करेगा। उसे पता है अगर मैंने इन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया, यूएस के शिप के ऊपर अटैक कर दिया, इंडिया तो खैर नेटो का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर मैंने यूएस के शिप्स के ऊपर अटैक कर दिया तो नेटो के बचे हुए जो 30 देश हैं वो आके मेरे से लड़ाई करेंगे और 30 देशों से तो मैं अकेले नहीं लड़ सकता। तो ऐसे में चाइना को इंडो पैसिफिक एरिया में रोकने के लिए और ओवरऑल रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने के लिए हमारे को मजबूत नेटो की जरूरत है। साथ में हम इन देशों के साथ अलग अलग प्रकार की डिफेंस डील भी कर सकते हैं, जैसे हमने फ्रांस से रफाल खरीदा, स्कॉर्पियन सबमरीन खरीदी, यूएस से हम डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, स्वीडन के साथ हमारी जो है अलग अलग एयरक्राफ्ट के इंजन के ऊपर बात चल रही है। तो ऐसे में इनके साथ हम डिफेंस कोऑपरेशन को प्रमोट कर सकते हैं। ओवरऑल आप देखिए कि जब अफगानिस्तान में इनसिक्योरिटी हुई थी, जब अफगानिस्तान में टेररिज्म आया था, तो सारे के सारे नेटो देश जो हैं वो 20 साल तक अफगानिस्तान में रहे थे वहां की सिचुएशन को सुधारने के लिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए। अगर नेटो मजबूत होगा तो उससे रीजनल सिक्योरिटी में भी मदद होगी कि कल को अगर म्यांमार में मान लो आर्मी जरूरत से ज्यादा जो है वायलेंट हो जाए, या फिर किसी और देश में आसपास आतंकवाद बहुत बुरी तरह फैल जाए, या फिर मिडिल ईस्ट में कोई बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी हो जाए, यहाँ पे हुतीज आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएं, तो ऐसे में नेटो जो है इस टाइप के जो एंटी वर्ल्ड एक्टर्स होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उनको रोकने में मदद कर सकता है। साथ में अगर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेरर फाइनेंसिंग और आर्म स्मगलिंग को हमारे को रोकना है तो उसमें नेटो जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स बनेंगे दुनिया में आतंकवाद और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। लेकिन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि आपको पता है इंडिया जो है वो हमेशा से मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में बिलीव करता है कि हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ यूएस की हेजमनी ना हो, यूएस का जो है वर्चस्व ना हो, बल्कि सारे देश बराबरी से मिलकर रहें। ऐसे में अगर नेटो मजबूत होगा तो उससे यूएस और ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि नेटो का एकमात्र लीडर जो है वो यूएस है। सबसे ज्यादा फंडिंग और हथियार नेटो में यूएस ही देता है। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट होगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, और हम किसी एक देश की छत्र छाया में नहीं रहना चाहते। तो ऐसे में अगर नेटो ज्यादा मजबूत होगा, यूएस और ज्यादा मजबूत होगा, उससे दुनिया में यूनिपोलरिज्म जो है वो इंक्रीज होगा। ये थोड़ा सा हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है। तो ये है नेटो का इंपैक्ट इंडिया के ऊपर। यूपीएससी ने इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा 2023 में, दैट एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेटो एंड अ स्ट्रॉन्गर यूएस यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्क्स वेल फॉर इंडिया, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस स्टेटमेंट। अब वो आपका ओपिनियन पूछ रहा है, तो यहां पे आप ये एज इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स इधर लिख सकते हैं। 250 वर्ड्स का एक क्वेश्चन था और 250 वर्ड्स आपके यहाँ पे आराम से इससे पूरे होंगे। राइट। तो ये था आज की वीडियो में, पसंद आया तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। रुकेंगे यहीं पे।